नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगाते हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। इंडी में ममता केजरीवाल ने मोदी नहीं बल्कि राहुल गांधी के साथ गेम कर दिया है क्या? इंडी गठबंधन की मीटिंग से क्या तय हो गया कि आएगा तो मोदी ही? इंडी गठबंधन के महामंथन की हर डिटेल बताने वाला चैप्टर आज आपके लिए लेकर आया हूं कि इतने दिनों बाद इनकी बैठक हुई तो अंदर क्या क्या हुआ, एक एक डिटेल बताऊंगा। इसके अलावा संसद में राहुल ने मोबाइल निकाला तो कैसे बड़ा कांड हो गया। निलंबित सांसदों ने आज वो किया जिससे देश का सिर शर्म से झुक गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम मोदी ने 2024 पर कौन सा बड़ा दावा किया है, आज आपको यह भी बताऊंगा। इसके अलावा दाऊद इब्राहिम की बात होगी। दाऊद की मौत की खबरों के बीच दाऊद का फोन कॉल कैसे आ गया? डॉन दाऊद इब्राहिम का वो फोन कॉल जिसे सुनकर सब हैरान है, आज वो फोन कॉल आपको सुनाऊंगा। छोटा शकील क्यों बोला कि दाऊद 100% जिंदा है, इसकी भी बात होगी। और आखिर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलने वाले मोदी अब क्यों बोल रहे हैं कि फेंकने भी नहीं दूंगा। पीएम मोदी का वो प्लान जिसे माना तो शादियों में लाखों रुपए बच जाएंगे। और अनसुना किस्सा का आज चैप्टर खोलूंगा तो पीएम मोदी के अनोखे पर्दे और दरवाजे का अनसुना किस्सा सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। चुनाव जीतने के बाद वो पहली बार दिल्ली आए और नड्डा जी से मुलाकात हुई और आज अच्छी मीटिंग भी हुई कहा जा रहा है। जब अब अगले काम की बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो भी अध्यक्ष बोलेंगे वैसा हम करेंगे। आगे शिवराज ने कहा कि उन्हें जो भी काम दिया जाएगा वो करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी शिवराज को लोकसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। संसद की सुरक्षा के सेंध मामले में आज जांच कमेटी ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुपचुप तरीके से संसद के अंदर जाकर क्राइम सीन को फिर से क्रिएट किया है और रिक्रिएशन करके यह जानने की कोशिश की गई कि आरोपी किस तरह सुरक्षा जांच करवाकर अंदर घुसे और पब्लिक गैलरी में कुछ देर बैठने के बाद वारदात को अंजाम कैसे दिया। इस मामले में अब तक 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और सुरक्षा कर्मियों के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। ज्ञानवापी परिसर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी 5 याचिकाएं खारिज कर दी। 3 याचिका 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई थी, जबकि 2 एएसआई के सर्वेक्षण के खिलाफ। इसके साथ ही कोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को भी मंजूरी दे दी। हाईकोर्ट ने वाराणसी की अदालत को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश से कई जिले प्रभावित हो गए। कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए और अब तक 10,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला जा चुका है। इसी बीच तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है और ज्यादा हेलीकॉप्टर मुहैया कराने की मांग की है, जिससे बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आज आपको बताऊंगा कि इंडी गठबंधन में ममता केजरीवाल ने मोदी नहीं बल्कि राहुल के साथ गेम कर दिया है क्या? इंडी की मीटिंग से तय हो गया कि आएगा तो मोदी ही। इंडी गठबंधन के महामंथन की हर डिटेल बताने वाला चैप्टर सबसे पहले खोलने जा रहा हूं। 3 महीने के बाद बड़ी जोर शोर से पूरा डंका वंका बजा के इंडी गठबंधन की चौथी बैठक आज दिल्ली में। इस बैठक को लेकर माहौल तो यही बनाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को कैसे हराना है। ये तो लगभग आज फाइनल हो जाएगा, अभी सब तय कर देंगे, खत्म मोदी, ऐसा माहौल बना ये लोग। लेकिन बैठक में इंडी गठबंधन के नेताओं ने नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि राहुल गांधी के खिलाफ ही खेल कर दिया, ऐसा लग रहा है। बैठक में तो जो हुआ है उसका अभी डिटेल बताऊंगा तो आपको सुन के लगेगा कि ये लोग खुद मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी से कैसे हटाना नामुमकिन जैसा है। अच्छा, बैठक में ऐसा प्रस्ताव लाया गया कि अगर गलती से विपक्ष जीत भी जाए तो राहुल गांधी कुर्सी पर ना बैठ जाए। इसका इंतजाम आज ही कर दिया गया। यानी राहुल गांधी के सपने जो हैं वो इंडी गठबंधन वालों ने तोड़ के फाड़ के फेंक दिए, ऐसा लग रहा है। राहुल गांधी के साथ कैसे खेला हुआ है, गेम हो गया है, कैसे ममता केजरीवाल की इसमें भूमिका है, इंडी गठबंधन की बैठक में क्या क्या हुआ है, आज इसकी एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। दरअसल इंडी गठबंधन की 4 मीटिंग हो चुकी और ये चौथी मीटिंग। लेकिन इन 4 मीटिंग के बाद भी अब तक क्या क्या तय नहीं हुआ है, पहले आपको यह बताता हूं।
कि भाई 4 मीटिंग में क्या क्या तय नहीं हुआ। गठबंधन का नेता कौन होगा यह आज भी तय नहीं हुआ। सीट शेयरिंग, इस पर कैसे समझौता होना है यह भी अब तक तय नहीं हुआ। ज्वाइंट रैली होंगी तो कब होंगी, कहां होंगी, किसी को नहीं पता, लेकिन ज्वाइंट रैली होंगी तो यह भी तय नहीं है कि डेट और जगह क्या होगी। जिन राज्यों में पेंच फंसा है वहां गठबंधन होगा या नहीं होगा यह भी तय नहीं हुआ। अरे बॉस, तो तय क्या किए आप लोग? हर बार मिलते हैं, हो हल्ला हंगामा ऐसे होता है कि बॉस अब तो कमाल ही हो गया, लेकिन होता कुछ नहीं। वही रटी रटाई बातें जो पहले भी सुनते रहे, वही बातें इस मीटिंग के बाद भी कही जा रही है। जैसे विपक्ष को एक मंच पर आना होगा, ये तो बॉस आप 3 बार बोल चुके थे, चौथे बार फिर बोल रहे हैं। सब मिलकर पूरे देश में रैलियां करेंगे, अरे ये तो बोल ही रहे हैं, लेकिन करिएगा कब? सीट शेयरिंग पर आगे बात कर लेंगे, अरे कब कीजिएगा? चुनाव के बाद बात कीजिएगा क्या? यानी कुछ नहीं हो पा रहा है इन लोगों से। जैसे हर बैठक में रटी रटाई बातें ये लोग करते हैं, वैसे ही हर बैठक के बाद किसी के नाराज होने की भी बात आ जाती है। जैसे नीतीश कुमार के बारे में कहा गया कि वो नाराज हो गए कि भाई कैसे जो है वो राहुल गांधी का नाम की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रख दिया गया। हालांकि बाद में खबर आई कि वो नाराज नहीं हुए हैं, उन्हें जल्दी जाना था, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। बेंगलुरु की मीटिंग में भी नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरें आई थी, तब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए थे और जल्दी निकल गए थे। इसी तरह मुंबई की बैठक में ममता बनर्जी के नाराज होने की खबरें आई थी, ममता बनर्जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुई थी। मतलब एक मीटिंग होती है, उसमें काम का कुछ नहीं होता है, लेकिन एक ना एक आदमी नाराज जरूर हो जाता है। उधर बिहार का हाल देखिए, आज इंडी गठबंधन की बैठक से पहले पटना में नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टर लग गए। इन पोस्टर्स में नीतीश कुमार को इंडी अलायंस का पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग की गई। पोस्टर में लिखा था कि अगर सच में जीत चाहिए तो एक निश्चय और एक नीतीश चाहिए। मतलब इन्होंने अपना पहले ही माहौल बना लिया था और इसीलिए लोगों को लग रहा है कि शायद इसलिए नाराज हुए होंगे, जो कि बाद में खारिज किया जा रहा है कि इन्होंने नाराज नहीं हुए। हालांकि इस मीटिंग में एक बात जो तय की गई वो ये है कि सांसदों का जो निलंबन हुआ है उसके खिलाफ देश के सभी राज्यों में इंडी गठबंधन की पार्टियां विरोध प्रदर्शन करेंगी। इसके लिए 22 दिसंबर का दिन रखा गया है। 22 दिसंबर को ही संसद सत्र का आखिरी दिन है। अब इसमें नई बात कुछ नहीं है भाई, सांसदों के निलंबन पर ये लोग पहले से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये चुनावी रणनीति के हिसाब से मुद्दा बहुत छोटा है, यानी एक फैसला किया और वो फैसला भी ऐसा है जिसे एक दिन के प्रोटेस्ट के बाद कोई पूछेगा नहीं। लेकिन एक बात जो इस मीटिंग से क्लियर होती दिख रही है वो ये कि विपक्ष के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी का पत्ता कटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का चेहरा बनाने का प्रस्ताव रख दिया। भाई ये अलग ही गेम कर दिया इन लोगों ने कि नहीं, एक काम करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को फेस बना देते हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जिनका राहुल गांधी से सीधा टकराव चलता रहा है, आपको पता ही है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों की पार्टियों की सोच ये रही है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की टीआरपी है, तो इन लोगों ने वहां सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रख दिया। किसी को पता भी नहीं था कि ये लोग ऐसा करने वाले। और हमने आपको कल ही बताया था कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इस गठबंधन की बैठक से पहले अलग में मिले और अलग खिचड़ी पका रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इंडी गठबंधन की मीटिंग से पहले कल ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई थी। अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इसी मुलाकात में इन लोगों ने तय कर लिया था कि राहुल गांधी का कोई नाम रखे, उससे पहले खड़गे जी का नाम रख दिया जाएगा। कहने को यह भी हो जाएगा कि हमने भाई देखिए कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो हमने अपना बड़ा दिल दिखाया, हमने कांग्रेस को कहा कि आपका फेस बना देते हैं। और इनको यह भी पता है कि कांग्रेस में खड़गे जी अपना फेस मानेंगे। यहां राहुल गांधी को सपने बनाने, पीएम बनाने के सपने देखे जा रहे हैं, खड़गे जी किस मुंह से कह देंगे कि नहीं हाँ ठीक है मैं फेस बन जाऊंगा। तो यहां इनका बड़प्पन भी दिख जाएगा कि भाई हमने कह दिया कांग्रेस के लिए, और दूसरा राहुल गांधी का पत्ता भी कट जाएगा। अच्छा, इस पे सबसे दिलचस्प जवाब तो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही दे दिया। खड़गे से पूछा गया कि उन्हें गठबंधन का चेहरा बनाने के प्रस्ताव पर क्या राय है, तो खड़गे ने कहा कि पहले जीत तो जाएं। सुनिए, गठबंधन का चेहरा बनने के प्रस्ताव पर जो सवाल पूछा गया उस पर खड़गे ने क्या जवाब दिया। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। इनकी बातों में कॉन्फिडेंस भी नहीं दिख रहा है।
कह रहे हैं पहले हम लोग जीतने का प्रयास करेंगे, मतलब ऐसे ही लग रहा है कि डाउन एंड आउट टाइप है। जीतेंगे होता ना अंदर से कॉन्फिडेंस से कहते गया जीत रहे हैं, वो है ही नहीं। और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे की इन बातों और इंडी गठबंधन की इस मीटिंग का पूरा सार यही निकलता दिख रहा है कि विपक्ष खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो 2024 में नरेंद्र मोदी को हरा सकता है। कह रहे ट्राई करेंगे। दूसरी बात यह है कि विपक्ष बिना चेहरे के 2024 में उतरने की सोच रहा है। यही वो कह रहे हैं कि पहले जीत के आएंगे तब देखेंगे पीएम कौन बनेगा। इसका मतलब चेहरा नहीं बताएंगे कि कौन चेहरा है, क्योंकि वहां हो जाएगा जबरदस्त। तीसरी बात यह है कि विपक्ष राहुल गांधी पर दांव लगाने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी का पत्ता कट गया भाई, क्योंकि विपक्ष ने तो साफ कर दिया ना भाई, केजरीवाल जी ममता जी ने कह दिया कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए तैयार हैं, तो राहुल जी तो गए साइड में। अगर तैयार होते राहुल गांधी के लिए तो आज ही बोलते, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि अभी नहीं, अभी देखा जाएगा। इंडी गठबंधन का हाल यह है कि ये ना तो गठबंधन का फेस डिसाइड कर पा रहे हैं, ना इनसे सीट शेयरिंग हो पा रही है, ना इनमें कॉन्फिडेंस दिख रहा है 2024 में लड़ पाने का। लेकिन ऐसी बैठकों से इनके नेता बाहर आते हैं, अरे बॉस माहौल देखिएगा ऐसा बनाते हैं ये लोग जैसे सब हो ही गया, कुछ बचा ही नहीं, सब तय हो गया ऐसा बोलते हैं। अब बस नरेंद्र मोदी को हरा ही देंगे ऐसा माहौल बना देते हैं। एक बार अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को सुनिए किस तरह से ये लोग बयान दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? क्या कांग्रेस ने आपको आश्वासन दिया है कि आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी? 80 हराएगा, 80 हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। सर क्या रहा मीटिंग के अंदर? मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड किया गया है सर? अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई सर? नहीं, अभी सब होगा। अरे बॉस लेकिन होगा कब? मीटिंग से बाहर आकर भले ही ये लोग माहौल बनाएं, लेकिन अंदर क्या चल रहा था, अंदर क्या खलबली मची थी, ये सारी बातें कभी कहीं ना कहीं से पता चली जाती। ये सब बातें किसी ना किसी के मुंह से निकल आती हैं। जैसे इस मीटिंग में जेएमएम की एक सांसद ने बताया कि सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग में बातें तो बहुत हुई। कुछ लोग चाहते थे कि 1 जनवरी से पहले सीट शेयरिंग हो भी जाए, लेकिन कुछ फाइनल नहीं हो पाया। सुनिए मीटिंग में मौजूद रही जेएमएम की सांसद ने अंदर क्या हुआ उसके बारे में क्या बताया। सीट शेयरिंग को लेकर ही मेन बातें हुई हैं। जितनी जल्दी हो सके सीट शेयरिंग हो। कुछ लोग चाह रहे थे कि 1 जनवरी के पहले ही सीट शेयरिंग हो जाए ताकि लोग तैयारी कर सके, और बाकी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वगैरह को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। यानी कुछ भी फाइनल ये लोग नहीं कर पाए। पिछली 3 मीटिंग की तरह इस मीटिंग में भी मिले, खाली फोटो वोटो खिंचाया है, बातचीत हुई है, माहौल पूरा बना है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। अगर अभी भी कुछ फाइनल नहीं होगा तो होगा कब? क्योंकि 2024 के चुनाव तो सिर पर आ गए भाई। ये लोग वो लोग हैं जो एग्जाम आ चुका है और अभी यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि पहले पढ़ाई किस सब्जेक्ट की करें, कौन सी किताब खोलें। किताब खरीदे भी नहीं है भाई, कुंजी भी नहीं खरीदे हैं, ये पढ़ेंगे क्या? कह रहे अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। अरे बॉस एग्जाम का डेट आने वाला है, इनके पास टाइम ही नहीं बचा है और इनको समझ ही में नहीं आ रहा। आप देखिए, नहीं समझ में तो सब आ रहा है, कर नहीं पा रहे हैं। आप देखिए क्या स्थिति है, इनके पास समय कितना कम है। आज 19 दिसंबर 2023 चौथी बैठक कर लिए ये लोग। इस चौथी बैठक में भी कुछ डिसाइड नहीं कर पाए, कुछ फाइनल नहीं हुआ। इसके बाद अगर आप देखेंगे मार्च 2024 मोटे तौर पर जो स्थिति बनती है, अमूमन मार्च के अप्रैल मार्च के आसपास लोकसभा चुनाव का ऐलान संभव होता है। यानी लोकसभा की डेट्स जो हैं वो इसी के आसपास आएंगी। तो मार्च में कितना समय बचा है बताइए? 3 महीने से भी कम बचा है, 3 महीने से कम बचा है। और इनके पास आप बताइए, अभी ये लोग पढ़ाई नहीं शुरू किए, एग्जाम में 3 महीने से कम बचा है। अभी ये लोग खाली बैठ के यही डिसाइड करते हैं कि उसके घर पे हम लोग जो है ग्रुप स्टडी करेंगे, कि फलाने के घर पे ग्रुप स्टडी करेंगे, उसके किताब से पढ़ेंगे, कि तुम नोट्स बनाओगे। यही में लगे हुए, पढ़ाई शुरू नहीं हो रही है। विपक्षी गठबंधन के सामने अभी सबसे बड़ा मुद्दा सीट शेयरिंग।
चार बैठक होने के बाद भी सीट शेयरिंग पर अगर कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा है या कोई डेडलाइन फिक्स नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब यह है कि विपक्ष की पार्टियां पीएम मोदी के नाम पर साथ तो आ गई, लेकिन कोई भी किसी के लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं। अरे अभी विधानसभा में नहीं छोड़े लोग, लोकसभा में छोड़ेंगे। नहीं तो ऐसा हो सकता था कि जिन राज्यों में पेंच फंसा हो उसे छोड़कर बाकी राज्यों में सीट शेयरिंग का ऐलान कर देते, जिससे एक पॉजिटिव मैसेज तो जाता कि कहीं तो सीट शेयरिंग हुई। विपक्ष की चौथी मीटिंग में भी सीट शेयरिंग पर बात तो हुई, लेकिन कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद बैठक के बाद बताया कि दिल्ली या पंजाब में सीट शेयरिंग को लेकर जो समस्या है उसे सुलझा लिया जाएगा। खड़गे ने बताया कि पहले राज्यों के स्तर पर बातचीत होगी, अगर बात नहीं बनी तो फिर गठबंधन के नेता मामले को सुलझाएंगे। कब? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां एक पार्टी मजबूत है, वहां पर गठबंधन कैसे होगा, इस समस्या को भी बाद में सुलझा लिया जाएगा। कब? क्या मीटिंग करते हैं बॉस ये लोग, मुझे समझ ही में नहीं आता। इस मीटिंग के पहले एक मीटिंग करके मीटिंग में क्या करना है पहले ये तो तय कर लें। विपक्षी गठबंधन के लोग ये जानते हैं कि जब उनकी बैठक खत्म होगी तो देश की जनता ये जानना चाहेगी कि उन्होंने तय क्या किया। इसलिए हर बार बैठक में कुछ ऐसे प्रस्ताव लाए जाते हैं जिस पर सब लोग सहमति जताते हैं कि बाहर कुछ तो दिखाने के लिए हो। फिर मीडिया को यह बता दिया जाता है कि देखिए हम इस मुद्दे पर सहमत हो गए। जैसे पिछली बैठकों में जातीय जनगणना के मुद्दे पर प्रस्ताव पास हुआ, इस बार ईवीएम को लेकर प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कहा गया कि गठबंधन की पार्टियां ईवीएम के संचालन पर भरोसा नहीं करती और ईवीएम को लेकर कई सवाल हैं। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग को कुछ आपत्ति है तो 2024 में हाइब्रिड बैलेट पेपर ईवीएम सिस्टम का इस्तेमाल करें। विपक्ष ने यह भी मांग रखी कि वीवीपैट की पर्ची सीधे वोटर को मिलनी चाहिए और फिर वोटर इस पर्ची को बैलेट बॉक्स में डाल दे, फिर वीवीपैट की पर्ची की काउंटिंग होनी चाहिए। बॉस अभी भी वीवीपैट की स्क्रीन पे जो वोट पड़ता है उसकी पर्ची आती है और फिर वही पर्ची बॉक्स में गिरती है, लेकिन इनको चाहिए कि वो निकाल के वोटर के हाथ में दीजिए, छू के हाँ ये वही कागज है जो अंदर जा रहा। अरे गजब हाल है बॉस। इंडी गठबंधन की हालत पर सबसे सटीक बात चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कही। प्रशांत किशोर ने कहा कि इंडी गठबंधन वो किताब है जिसे खरीद तो लिया गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, ऐसे में फेल तो होंगे ही होंगे। सुनिए प्रशांत किशोर। सबसे बढ़िया जो मार्केट में किताब है वो खरीद के ले आइए, बिना पढ़े हुए आप पास हो जाइएगा। तो इंडिया अलायंस वैसे ही है कि आपने किताब मार्केट से जमा कर लिया, अब उसको पढ़ना भी तो पड़ेगा भाई। कोई उसका कार्यक्रम हो, नैरेटिव हो, नीचे जनता उससे जुड़े समझे तब तो फायदा होगा। किताब खरीद के ला के घर रख लीजिएगा और कहिएगा परीक्षा में कितना नंबर आएगा। पढ़िएगा, बढ़िया पढ़िएगा तो बढ़िया नंबर आएगा, नहीं पढ़िएगा तो फेल हो जाइएगा। वही हाल इंडिया अलायंस का भी होगा। इंडिया गठबंधन किताब खरीद के ले आई है, लेकिन ये जो मीटिंग है ये क्या है आपको पता है? ये लोग दिखाने के लिए उस किताब में अंदर कॉमिक्स रख के आदमी नहीं पढ़ता है कि देखने से लगे कि अब पढ़ाई हो रही है, अब की तो निकालेगा ये क्या। ये मीटिंग वही है कि किताब खोल दिए हैं लेकिन अंदर कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, काम का कुछ नहीं हो रहा है। इंडी गठबंधन की पोल न सिर्फ दूसरे खोल रहे हैं बल्कि खुद इंडी गठबंधन खुद को भी एक्सपोज कर रहा है। मीटिंग से तो इनकी पोल खुली गई, आज संसद के बाहर जो कांड हुआ है उससे भी इंडी गठबंधन और सांसदों के निलंबन का सच सामने आ गया। पाठशाला में अब इसी की क्लास लगाने जा रहा हूं। संसद में राहुल ने मोबाइल निकाला तो क्या बड़ा कांड हुआ है। निलंबित सांसदों ने आज वो काम किया जिससे सिर शर्म से झुक गया देश का। विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम मोदी ने 2024 पर कौन सा बड़ा दावा किया है, अब इसका चर्चा। संसद परिसर में आज जो कुछ हुआ वो आज से पहले न तो कभी आपने देखा होगा न कभी सुना होगा। विपक्ष के सांसदों ने देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के स्पीकर चेयरमैन जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया। संसद में सांसदों के निलंबन का जवाब विपक्ष ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के जरिए दिया। नहीं किसी की आवाज उतारते हैं, नकल करते हैं, ये लोग वो लेवल पे आ गए भाई। राज्यसभा के चेयरमैन देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हो रही है संसद में बैठकर। क्या इसी तरह की रणनीति के जरिए विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करने वाला है? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज ही इंडी गठबंधन की बैठक हुई। सांसदों का निलंबन और इंडी गठबंधन की बैठक जैसे अति महत्वपूर्ण मुद्दों के बीच इस तरह से उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाकर विपक्ष खुद को हल्का साबित कर रहा है। देश में छीछा लेदर हो रही है, लोग थू थू कर रहे हैं,
ये हमारे देश के सांसद हैं, ये देश की संसद है। ऐसा लग रहा है सड़क के किनारे कहीं मजमा जमा के हंसी मजाक हंसी ठट्ठा चल रहा है। जिस तरह से उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया गया उसकी उम्मीद किसी को नहीं रही होगी। ये तस्वीरें देखिए, संसद के मकर द्वार के पास खड़े होकर विपक्षी सांसद निलंबन का विरोध कर रहे थे और इसी दौरान टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करनी शुरू कर दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जिस तरह से बोलते हैं बिल्कुल उसी तरह से बोलकर उनका मजाक बनाया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी किया गया। 71 साल के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थोड़ा झुककर चलते हैं शायद उम्र की वजह से, उसका भी मजाक बनाया इन लोगों ने। इस दौरान वहां मौजूद सभी नेता हंस रहे थे। राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। कल्याण बनर्जी से डिमांड कर रहे थे कुछ नेता कि और मिमिक्री करके दिखाइए। एक बार जरा वीडियो दिखाइए दर्शकों को कि वहां क्या हुआ। Mr. Raj, you are a lawyer. I am a son. You are a lawyer. I am a son. You see, Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done in Supreme Court. I have done in Supreme Court. You are a lawyer. I get. Must understand. My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I'm not trying it. My spine is, you see, my spine is very straight, very straight. I'm so tall. I'm so tall. My spine is so straight. Just 1 minute. Mr. Raj, you are a lawyer. I am a son. You are a lawyer. I am a son. You see, Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done in Supreme Court. I have done in Supreme Court. You are a lawyer. I am a son. I get. Must understand. My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I'm not trying it. My spine is, you see, my spine is very straight, very straight. I'm so tall. I'm so tall. My spine is so straight. आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल और किस तरह की बातें हो रही हैं संसद के अंदर, और राहुल गांधी मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। जगदीप धनखड़ देश के दूसरे सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, लेकिन विपक्ष को ना उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा का ख्याल रहा, ना ही जगदीप धनखड़ की उम्र का ध्यान रहा। सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए इस तरह का भद्दा मजाक किया। इस दौरान कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति के अंदाज में लगातार बोल भी रहे थे और यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए हुई। इस तरह की बातें और इस तरह का व्यवहार संसद के अंदर, जिस समय टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे थे, उस वक्त वहां सांसदों की भीड़ थी और सभी सांसद देश के उपराष्ट्रपति का मजाक बनता हुआ देख रहे थे। जैसे सड़क के किनारे कोई करतब दिखाने वाला होता है और भीड़ जमा होकर करतब देखती है, वैसा ही नजारा संसद के बाहर दिख रहा। कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति की नकल उतार रहे थे। राहुल गांधी, मनोज झा, अधीर रंजन चौधरी, ए राजा, दीपेंद्र हुड्डा, दानिश अली और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे सांसद उसका मजा ले रहे थे। बस ये लोग वीडियो बना रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। राहुल गांधी तो शुरू में नहीं निकाले, उसके बाद अपना मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने लगे। उपराष्ट्रपति का मजाक बनाने के लिए जुटे इस मजमे में राहुल गांधी मौजूद थे। राहुल गांधी तो कल्याण बनर्जी की जमकर हौसला अफजाई कर रहे थे और उन्होंने तो खुद भी उपराष्ट्रपति का एक तरह से मजाक उड़ाया।
उपराष्ट्रपति का मजाक बनने वाले इस वीडियो में दो ही सांसद प्रमुखता से दिख रहे हैं। एक तो कल्याण बनर्जी जो मजाक बना रहे थे, और एक राहुल गांधी जो इस बनते हुए मजाक का विरोध करने की बजाय उसका वीडियो बना रहे थे। राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनना है एक दिन। इनको प्रधानमंत्री बनाने के सपने देखे जा रहे हैं। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है, यह उसका व्यवहार होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का मजाक बन रहा है और वो बैठ के उसका वीडियो बना रहे हैं। यही काम है। कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते रहे और राहुल गांधी उसका वीडियो बनाते रहे। कैसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात होती है, जरा उसकी भी नकल करके दिखाइए। गजब ही हो गया है बॉस। ये लाफ्टर शो चल रहा है संसद के अंदर। ये लोग देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आप सोचिए, जब ये माननीय संसद के बाहर इस तरह का आचरण दिखा रहे हैं तो संसद के अंदर उनका व्यवहार कैसा रहता होगा। ये देख के तो पब्लिक कह रही है कि ठीक ही ये लोग निलंबित हुए हैं, ये अंदर क्या ही करते होंगे जब बाहर ये इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। ये सांसद लग रहे हैं आपको। संसद के बाहर जो कुछ हुआ, जिस तरह से उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई, उनका मजाक बनाया गया, उसकी गूंज राज्यसभा के अंदर भी सुनाई दी। इस घटना से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बहुत आहत हुए, दुखी हुए। कोई भी होगा भाई। उन्होंने कहा कि गिरावट की कोई हद नहीं रह गई है इन लोगों के लिए। जिस तरह से एक नेता मजाक बना रहे थे और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता उसका वीडियो बना रहे थे, वो बहुत भद्दा और शर्मनाक था। सुनिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने इस वीडियो के बाद को देखने के बाद क्या कहा। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। A senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker, how ridiculous, how shameful, how unacceptable. सोशल मीडिया पे तो कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये देश के सांसद हैं या सोशल मीडिया के ट्रोल्स की तरह व्यवहार करने वाले लोग। ये सांसद का व्यवहार है बॉस। संसद के बाहर तो विपक्ष ने हंगामा किया ही, संसद के अंदर भी विपक्षी सांसदों की नारेबाजी जारी रही, जिसकी वजह से लोकसभा में आज 49 सांसदों को निलंबित कर दिया। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हाथ में तख्तियां लेकर वेल तक आने का काम किया। ये देखिए, और जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे। कुछ सांसद पीएम मोदी की मॉफ्ड तस्वीरें लेकर सदन में आ गए थे। देखिए कहां तक पहुंच गए। और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि हमको काहे निलंबित कर दी, काहे निलंबित कर दी। ये संसद के अंदर का व्यवहार है। वहां स्पीकर तक पहुंचे जा रहे हैं, प्लेकार्ड लेके वेल में घुसे जा रहे हैं। क्या ये अलाउड है? क्या ये व्यवहार उचित है? और उसके बाद इनका सवाल है कि 141 कैसे हो गए, 140 कैसे हो गए, 80 कैसे हो गए, 90 कैसे हो गए? क्या कोई ऐसा था जो अपनी सीट पे बैठा हुआ था और उसको निलंबित कर दिए हैं क्या? लोकसभा स्पीकर ने एक बार नहीं, बार बार विपक्षी सांसदों को समझाया भी कि ऐसा मत कीजिए, सदन की मर्यादा बनाकर रखिए। उन्होंने यह भी कहा कि वो किसी को सस्पेंड नहीं करना चाहते, फिर भी यह होता रहा। एक बार देखिए कैसे लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला बार बार विपक्षी सांसदों से अपील करते रहे कि बॉस ऐसा मत कीजिए। देखिए वहां का माहौल। हर विषय पर चर्चा कराएंगे, लेकिन तख्तियां लेकर सदन नहीं चलेगा। मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन नियमों से चलेगा। क्या उचित है सदन में कि आसन तक नजदीक आप आ जाएं, आसन के ऊपर तक चल जाएं? फिर माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं सर माननीय सदस्यों को, फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूं माननीय सदस्यों को। आप देख रहे हैं कितनी बार चेतावनी दी गई है। लोकसभा में आज जिन 45 सांसदों को सस्पेंड किया गया, उसमें कई सीनियर सांसद हैं जो ये अच्छी तरह समझते हैं कि संसद में इस तरह का आचरण ठीक नहीं है। सस्पेंड हुए सांसदों में कांग्रेस से शशि थरूर, मनीष तिवारी, कार्ति चिदम्बरम, समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव का नाम है लोग हैं, आम आदमी पार्टी से सुशील कुमार रिंकू के सस्पेंशन हुआ है,
नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला सस्पेंड हुए हैं। लोकसभा स्पीकर के इतना समझाने के बाद भी विपक्षी सांसद नारेबाजी करते रहे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो ठान कर आए थे कि वो ऐसा आचरण करेंगे जिससे उन्हें सस्पेंड किया जाए, ताकि वो बाहर जाकर ये माहौल बना सके कि देखिए कैसे नरेंद्र मोदी सरकार तो विपक्ष मुक्त संसद चाहती। जैसा लोकसभा से सस्पेंड होने वाले सांसदों में शामिल शशि थरूर ने किया, और वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि उन्होंने आज ऐसा आचरण किया जिससे वो सस्पेंड हो जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट पर शशि थरूर ने बताया कि अपने 15 साल के संसदीय करियर में वो पहली बार वेल ऑफ द हाउस में प्ले कार्ड लेकर गए। उन्होंने ऐसा अपने साथी सांसदों के समर्थन में किया जिन्हें सरकार से जवाब मांगने पर सस्पेंड कर दिया गया। शशि थरूर ने कहा कि उन्हें भी पता है कि वो सस्पेंड हो जाएंगे और सस्पेंड होने को बैज ऑफ ऑनर यानी एक सम्मान के प्रतीक के तौर पर ले रहे हैं। खुद मान रहे हैं कि प्ले कार्ड लेकर अंदर गए। लोकसभा के अंदर विपक्षी सांसदों ने खुद ऐसा बर्ताव किया जिससे वो नियमों के तहत सस्पेंड हो जाएं, और संसद के बाहर विपक्षी सांसद इस तरह के बयान दे रहे हैं जैसे देश में तानाशाही चल रही। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने तो यहां तक कह दिया कि संसद जल्दी ही नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की तरह चलेगी। दिग्विजय सिंह प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर से कर रहे हैं। सुनिए एक बार जरा दोनों को किस लेवल पे बातचीत कर रहे हैं लोग। Mechanical exercise of the government to purge parliament of all opposition voices so it can pass its bill even without a voice of dissent. I know they can pass their bills because they have the majority, but at least a voice of dissent would have been there had the opposition been there. So they don't want that. This is soon going to resemble the North Korean assembly. The only thing we are missing right now is the synchronized clapping. ये सुनियोजित ढंग से संसदीय प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक षड्यंत्र है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी न रहे उसको बदनाम करने के लिए है। एक दूसरा, यदि आप पैरेलल देखें तो हिटलर ने भी यही रास्ता अपनाया था। मैं तो ये कहता हूँ कि यही स्मोक गैस, यदि कोई जहरीला गैस हो जाता तो जितने सदन में उपस्थित लोग थे 5 मिनट के अंदर सब चले जाते। विधानसभा चुनाव में तो विपक्ष अपनी हार देख चुका, इसलिए विपक्ष ने अब संसद के अंदर नया मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष को यह लग रहा है कि शायद उन पर हुई कार्रवाई के बहाने ही उन्हें जनता की हमदर्दी मिल जाए। जैसे अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर कह रही हैं कि ये तो लोकतंत्र की कब्रगाह है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले इसकी तुलना इमरजेंसी से कर रही हैं। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। क्या सोच के ये नया संसद बनाया जे इसको लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना है। सिर्फ नींद की गोली खा के आ जाओ सुबह, क्योंकि मुंह नहीं खोलना है, कान आँख कुछ नहीं खोलना, सवाल कुछ नहीं पूछना है। विपक्ष का काम क्या है? सवाल पूछना। अब सवाल पूछेंगे तो बाहर फेंक दिए जाएंगे। तो अगर किसान के लिए कुछ मांग करे तो आप हमको सस्पेंड करेंगे, और जिसने गलती की वो अंदर बैठा है, और हम जो किसान के लिए, गरीब के लिए, बच्चों के लिए सवाल कर रहे हैं तो उसको आप निकालेंगे पार्लियामेंट से। ये तो इमरजेंसी हो गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। इन सब का एक पॉइंट सुन रहे हैं कि इनको बात रखनी थी। बात रखने के लिए प्ले कार्ड लेके स्पीकर के पास पहुंच जाते हैं। स्पीकर कह रहे हैं कि हम सारी चर्चा कराएंगे, लेकिन इनको चर्चा उसी समय चाहिए जब ये चाहते हैं, उसी आदमी से बयान चाहिए जिससे ये चाहते हैं। मतलब ये चलाएंगे संसद, फिर स्पीकर को हटा दीजिए। एक तरफ विपक्ष के सांसद अपने आचरण से निलंबित हो रहे हैं, संसद की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं, और इस पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए आज कहा कि अगर विपक्ष का यही बर्ताव रहा तो 2024 में इनके नंबर और कम हो जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अभी जो हॉल है उसमें लगभग 2.5 ब्लॉक बीजेपी सांसद से भरता है। 2024 में पूरा ब्लॉक भर जाएगा अगर इन लोगों का यही हाल रहा, क्योंकि विपक्ष की संख्या क्या होगी यह बताने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि संविधान का अपमान करना और संसदीय प्रक्रिया का अपमान करना विपक्ष का एजेंडा है। विपक्ष के इस पैंतरे से घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जनता है। पीएम मोदी ने कहा कि यह बहुत अच्छा होता अगर विपक्ष भी उस बहस में हिस्सा लेता, लेकिन शायद विपक्ष के नसीब में अच्छे कर्म ही नहीं। संसद की सुरक्षा में चूक पर राजनीति करने वालों और इसे जस्टिफाई करने वालों पर भी पीएम मोदी ने हैरानी जताई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि संसद पर हमला करने वालों को विपक्ष अपना मौन और इनडायरेक्ट समर्थन दे रहा है। कोई भी पार्टी जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है वो कैसे जस्टिफाई कर सकती है भाई कि ये बेरोजगार थे और फलाना थे और ढिमकाना थे।
पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर भी कहा कि जो ये घमंडिया गठबंधन है उसका उद्देश्य है नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना और हमारा उद्देश्य है भारत का भविष्य उज्जवल करना। यह सोच का अंतर है और जनता इस सोच के अंतर को देखती है। सांसदों के हंगामे की वजह से किस तरह से संसद का कामकाज प्रभावित होता है, किस तरह से संसद की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आपको वो याद दिलाता हूं। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि भाई इस तरह से इन लोगों ने हंगामा किया हो। हर बार पब्लिक तो पूछती है भाई हम लोगों से शो के बाद कि इन लोगों को निलंबित क्यों नहीं करते अगर ये काम नहीं चलने देते। अगर आप 2023 में देखेंगे जो बजट सत्र था, बजट सत्र में आप देख लीजिए क्या प्रोडक्टिविटी रही थी। लोकसभा में कितना काम हुआ? 33%, मात्र 33% काम हुआ। ये आपको कितना काम हुआ वो बता रहा हूं। बजट सत्र में मात्र 33% लोकसभा में काम हुआ और राज्यसभा में कितना काम हुआ? मात्र 24% काम हुआ बजट सत्र में राज्यसभा के अंदर। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुद्दा क्या बनाया हुआ था? अडानी अडानी अडानी। क्या साबित कर पाए अडानी पर? और खुद अपने राज्यों में अडानी से इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन संसद नहीं चलने देंगे बॉस, क्योंकि हमारी मर्जी। इसी तरह से अगर आप मॉनसून सत्र देखेंगे, मॉनसून सत्र में इन लोगों ने क्या किया था उसका हिसाब देख लीजिए। लोकसभा में प्रोडक्टिविटी मात्र 43% बॉस, राज्यसभा में प्रोडक्टिविटी 55% बॉस। और मुद्दा क्या था? मणिपुर का। अब इनमें से किसी को मणिपुर नहीं जाना है, किसी को मणिपुर की याद नहीं आ रही है, लेकिन तब मणिपुर मणिपुर मणिपुर, पीएम नहीं बोले मणिपुर, गृह मंत्री ने मणिपुर पे जवाब नहीं दिया, लेकिन यह तय कर लेते कि हमको फलाने से जवाब चाहिए तभी। और पीएम जब मणिपुर पे बोले तो ये लोग सुने नहीं, उठ के चले गए। और देश का पैसा बर्बाद होता है, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये निलंबन पे जो है हंगामा करेंगे। और संसद के अंदर ये पूरा हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि संसद में सुरक्षा में जो चूक हुई उस पर गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर बयान इस मुद्दे को एकदम पकड़ लिए, इसे किसी हाल में भी हाथ से जाने नहीं देना चाहते। जबकि इस मुद्दे पर विपक्ष का गोल पोस्ट बार बार बदल रहा है। जैसे विपक्ष के नेता कभी संसद हमले के हमलावरों को बच्चा बता रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि बड़ा खतरनाक हो सकता है। विपक्षी सांसद कभी गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे हैं, कभी गृह मंत्री के इस्तीफा मांगने लग रहे हैं, कभी पीएम मोदी को सदन में आकर सफाई देने के लिए कह रहे हैं। इससे पहले भी विपक्ष एक मुद्दे को पकड़कर पूरा सत्र कई बार बर्बाद कर चुका है, जबकि ऐसे मुद्दे विपक्ष को न तो जनता का समर्थन दिला पाए और ना ही कोई कानूनी जीत। जैसे पेगासस का मुद्दा, क्या हुआ? पूरा सत्र बर्बाद किए, कुछ नहीं निकला पेगासस में। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली। राफेल पर 2 सेशन बर्बाद किए, क्या मिला? सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। मणिपुर पर सेशन बर्बाद किया, रिजल्ट मोदी अमित शाह ने विस्तृत जवाब दिया। अब विपक्ष को भी मणिपुर का मुद्दा याद नहीं है, कोई वहां जाने वाला नहीं है। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष ये माहौल बना रहा कि ये सब तो नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं, जबकि सांसदों के निलंबन के नियम नरेंद्र मोदी ने तय नहीं किए हैं। ये 1952 के बने हुए नियम हैं, जवाहरलाल नेहरू के समय के। इन नियमों के बारे में आपको बता देता हूं। संसद की कार्रवाई कैसे चलेगी इसके लिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस बनाए गए। इसी के नियम 373, 374 और 374A के तहत लोकसभा स्पीकर एक्ट करते हैं। इन नियमों के उल्लंघन पर स्पीकर सांसदों को निलंबित कर सकते हैं। राज्यसभा में चेयरमैन नियम 255 और 256 के तहत सांसदों को निलंबित कर सकते हैं। दोनों सदनों में निलंबन करने की प्रक्रिया लगभग एक जैसी। लोकसभा में जिन 3 नियमों के तहत सांसदों का निलंबन हो सकता है उसके बारे में आपको विस्तार से जानना चाहिए। पहला है नियम 373, जिसमें अगर स्पीकर को लगता है कि किसी सांसद का आचरण अव्यवस्थित है, उपद्रव जैसा है, तो स्पीकर ऐसे सदस्य को फौरन सदन से बाहर जाने का निर्देश दे सकते हैं। फिर है नियम 374, अगर स्पीकर को आवश्यक लगे कि कोई सदस्य लगातार जानबूझकर स्पीकर के अधिकार की अवहेलना कर रहा है और सदन के कामकाज में बाधा डालकर सदन के नियमों का दुरुपयोग कर रहा है, तो स्पीकर उसका नाम ले सकते हैं और निलंबित कर सकते हैं। अभी आपको सुना है ना, स्पीकर कितनी बार बोल रहे थे कि बैठ जाइए, काम चलने दीजिए, नहीं तो निलंबन हो जाएगा। उसके बावजूद ये लोग करते रहे। नियम 374A, अगर कोई सदस्य नियमों की अवहेलना कर रहा है, वेल में आकर हंगामा कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है, सदन के काम में बाधा डाल रहा है, स्पीकर उसका नाम ले सकते हैं, जिस पर वो सदस्य अगली 5 बैठकों के लिए या पूरे सत्र के लिए निलंबित हो जाता है। इस तरह से निलंबित होने के बाद सदस्य फौरन सदन से बाहर हो जाएगा। लोकसभा की ही तरह राज्यसभा में भी सांसदों के निलंबन के लिए ऐसी ही प्रक्रिया और नियम है। अब बॉस, ये नेहरू जी के जमाने का बना हुआ नियम है। आपको भी पता है कि वेल में आके ये सब नहीं करना है, प्लेकार्ड नहीं दिखाना है। नियम साफ कहता है एक्शन हो सकता है। और उसके बाद भी आपको लगता है कि भाई लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब हमारा जो मन हम करें और उस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, तो नियम हटा ना दीजिए। फिर किस लिए नियम रखे? हटा दीजिए, उसको खत्म कीजिए, डिलीट मारिए।
कि नहीं हम जो मन में आएगा वो करेंगे, हम नहीं चलने देंगे संसद, लेकिन हम पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। आप खुद देखिए कि जब इस तरह की हरकतें होंगी तो रूल बुक के मुताबिक एक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि संसद तो रूल बुक से चलेगी। और अगर रूल बुक नहीं माननी है तो उसे खत्म कर दीजिए, फिर जो जिसके मन में आए वो करे, जहां बैठना है बैठिए, टेबल पे चढ़ के बैठ जाइए, स्पीकर को हटा दीजिए, उनके कुर्सी पे बैठ जाइए, जहां मन है बैठ जाइए ना भाई। आप लोग सांसद हैं, आपने कह दिया कि ऐसे चलेगा तो चलेगा। जब नियमों से चलना ही नहीं है, नियम मानने नहीं है, तो जो नियम का मन करे वो की मानिए। फिर तो बाहर आकर ऐसे ही हंगामा करना है, खुद को विक्टिम ही दिखाना है, पीएम मोदी को हिटलर बताना है, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया बताना है। 2014 से यही चल रहा है, यही सब करते रहिए, वीडियो बनाइए, मिमिक्री कीजिए। आज आप धनखड़ साहब का मजाक बना रहे हैं, पब्लिक आपको मजाक बना के छोड़ दे रही है चुनावों में, वो नहीं समझ में आ रहा है। पाठशाला में अब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के रहस्यमय फोन कॉल का चक्कर। दाऊद की मौत की खबरों के बीच दाऊद का फोन कॉल कैसे आ गया? डॉन दाऊद इब्राहिम का वो फोन कॉल जिसे सुनकर सब हैरान है। छोटा शकील क्यों बोला कि दाऊद 100% जिंदा है? अब इसका चैप्टर। दाऊद इब्राहिम जिंदा है या वो निपट गया, इस पर दुनिया भर में चर्चा चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दाऊद मर गया, तो कुछ का दावा है कि दाऊद अभी जिंदा है। लेकिन मौत की खबरों के बीच दाऊद इब्राहिम का एक फोन कॉल बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें दाऊद किसी चाची से बात कर रहा है। इस वायरल फोन कॉल की सच्चाई आपको बताऊंगा। आज आपको वो किस्सा भी बताएंगे जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद भारत में सरेंडर करने वाला था और तब क्या हुआ था। खुद दाऊद आना चाहता था भारत, लेकिन दाऊद इब्राहिम को लेकर जो अपडेट है वो यही है कि उसकी मौत या जिंदा होने की खबर पूरी तरह से अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रही। अंडरवर्ल्ड के लोग दाऊद से जुड़ी इस खबर पर अपने अपने दावे कर रहे हैं। जैसे दाऊद का राइट हैंड माना जाने वाला छोटा शकील ऐसा दावा कर रहा है कि सूत्रों के मुताबिक कि उसका दावा है कि दाऊद 100% फिट है। यह छोटा शकील दावा कर रहा है और दाऊद की तबीयत पूरी तरह ठीक है, यह भी छोटा शकील दावा कर रहा है। छोटा शकील ने आगे कहा कि वो भी इस न्यूज को देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह गया था कि दाऊद जो है वो उसको जहर दे दिया गया। बाद में पता चला कि भाई यानी दाऊद को कुछ नहीं हुआ है। दाऊद को लेकर लग रही अटकलें कोरी अफवाह है। किसी शरारती तत्व ने दाऊद को लेकर यह अफवाह फैलाई। सोचिए, एक डॉन की मौत की खबर पर दूसरा डॉन अपनी राय दे रहा है और कह रहा है कि दाऊद पूरी तरह से फिट है। अब यह सच है या नहीं और वो फोन कॉल क्या है, वो क्या कहता है, वो भी आगे आपको बताऊंगा। भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद की मौत की अटकलों के बीच उसका एक फोन कॉल वायरल हो रहा है। इस फोन कॉल में दाऊद मुंबई के नागपाड़ा में अपने चाचा चाची से बात करता हुआ सुनाई दे रहा है। हालांकि इस फोन कॉल की शुरुआत में दाऊद के चाचा चाची ने उसे पहचानने से इनकार किया, लेकिन फिर दाऊद ने ऐसा कुछ कहा कि चाची उसे तुरंत पहचान गई। एक बार यह फोन कॉल सुनिए, दाऊद को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि इस फोन कॉल का पूरा सच क्या है, यह रहस्यमयी कॉल क्या बता रही है। कौन बोल रहा है? मैं चाची हूँ। चाची सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, बोलो। हाँ दाऊद बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। कैसी तबीयत है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बेटे की आवाज नहीं लग रही है। हाँ चाची। हाँ चाची, हाँ बेटा, हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा कलेजा। कैसे अच्छे? कैसी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। चाची आप लोग कैसे? सब लोग सब माशाल्लाह अच्छे, सब अल्लाह का शुक्र। चलो चाचा से बात करो। वालेकुम सलाम। चाचा कैसी तबीयत है? हाँ तबीयत कैसी है? हेलो। हाँ चाचा। हाँ तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक है बेटा। क्या बात है, आवाज एकदम नरम है। हाँ बोल रहा हूँ। बोल। हेलो। क्या तबीयत कैसी? हाँ चाचा। हेलो। हाँ तबीयत कैसी है तुम्हारी? तबीयत ठीक है। अच्छा क्या हो गया, डॉक्टर को दिखाए? हाँ तो चालू दवा। हाँ दवा चालू है। दवा चालू है? हाँ। और क्या है, हनीफ हनीफ क्या है? फारूक हनीफ? हाँ हनीफ की लोग किधर है? हनीफ और फारूक? हनीफ अभी काम पे जाता है। और आरिफ?
आरिफ नहीं कोशिश करता है, फारूक अभी दुकान पे चलाने को ले आए। अच्छा 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 अच्छा। अब इस फोन कॉल को सुनकर तो यही लग रहा है कि दाऊद जिंदा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इस फोन कॉल का एक और हिस्सा है जो आपको अभी थोड़ी देर में सुनाना बाकी है। वो हिस्सा भी आपको सुनाऊंगा और इस कॉल का पूरा सच भी आपको थोड़ी देर में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे जब से पाकिस्तान को गोद में पल रहे दाऊद को जहर देने की खबर वायरल हो रही है, दबी जुबान में पाकिस्तान में लोग भारत की खुफिया एजेंसीज पर उसे मारने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी भारत की खुफिया एजेंसियां कई बार दाऊद को पाकिस्तान में जाकर मारने का प्लान बना चुकी। ऐसे ही एक ऑपरेशन के बारे में आपको बताता हूं जिसे आखिरी मिनट में आई एक मिस्टीरियस कॉल की वजह से रद्द करना पड़ा, और यह बात साल 2013 की है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 9 एजेंट्स को दाऊद को ठिकाने लगाने वाले इस ऑपरेशन के लिए चुना गया था। इन एजेंट्स को सुपर बॉयज कोड नेम दिया गया था। इस ऑपरेशन में शामिल एजेंट्स को सूडान, बांग्लादेश और नेपाल के पासपोर्ट दिए गए थे कहा जाता है, और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी इस ऑपरेशन में रॉ की मदद कर रही थी। ऑपरेशन के तहत 13 सितंबर 2013 को दाऊद को मार गिराने का प्लान तैयार किया गया। उस वक्त दाऊद कराची में क्लिफ्टन रोड वाले बंगले में रहता था और हर रोज अपने बंगले से डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी जाता था। दाऊद की मूवमेंट पर यह पुख्ता जानकारी जुटाने के बाद सुपर बॉयज ने उसे मारने के लिए रास्ते में पड़ने वाली एक दरगाह को चुना। 13 सितंबर 2013 को सुपर बॉयज दाऊद को ठिकाने लगाने के लिए तय जगह पर पोजीशन ले चुके थे। सुपर बॉयज अपने ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने ही वाले थे, तभी एक मिस्टीरियस फोन कॉल की वजह से ऑपरेशन को कहा जाता है कि रद्द करना पड़ा। आज तक पब्लिक डोमेन में यह बात नहीं आ पाई कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी को ढेर करने का ऑपरेशन लास्ट मिनट पर किसके फोन कॉल की वजह से कैंसिल करना पड़ा। यह हाल तब है जब 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद से दाऊद भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। उसे कई बार भारत लाने की भी कोशिश हुई, लेकिन हर बार दाऊद बच निकला। ऐसी एक और घटना के बारे में आपको बताता हूं जब दाऊद इब्राहिम ने भारत सरकार को खुद सरेंडर करने का ऑफर दिया था। बात साल 1994 यानी मुंबई ब्लास्ट के अगले ही साल की। उस वक्त एनसीपी प्रमुख शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अपनी किताब ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर में शरद पवार ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि मशहूर वकील राम जेठमलानी उनके पास दाऊद के सरेंडर का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। शरद पवार के मुताबिक दाऊद ने लंदन से राम जेठमलानी को फोन किया था और सरेंडर करने के लिए कुछ शर्तें तय की। सरेंडर की शर्तों में दाऊद ने यह भी कहा था कि उसे जेल में न डालकर घर पर नजरबंद किया जाए। दरअसल दाऊद को आशंका थी कि पुलिस हिरासत में उसे टॉर्चर किया जा सकता है। दाऊद ने मुंबई ब्लास्ट केस की सुनवाई के दौरान मौजूद रहने का भरोसा दिया था, लेकिन दावा किया था कि उसका धमाकों से कोई संबंध नहीं। शरद पवार ने बताया कि दाऊद के सरेंडर की शर्तें उसके प्रस्ताव में सबसे बड़ा रोड़ा था। जब पवार ने दाऊद के सरेंडर के प्रस्ताव पर मुंबई पुलिस के अधिकारियों से चर्चा की तो पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दाऊद मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है और इंटरपोल ने भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। ऐसे में भारत आने पर दाऊद को गिरफ्तार करना ही होगा। आगे पवार ने दावा किया कि उन्होंने दाऊद के प्रस्ताव को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से भी बात की थी। उन्होंने सरेंडर के प्रस्ताव को न मानने की राय का समर्थन किया। पवार के मुताबिक ऊपर से नीचे तक सभी लोग दाऊद के सरेंडर के प्रस्ताव के खिलाफ थे, इसलिए इस पर आगे कोई बातचीत हो ही नहीं पाई। अब आपको बताते हैं कि दाऊद इब्राहिम के उस फोन कॉल की सच्चाई क्या है, जिसको अभी मैंने आपको सुनाया और जिसके तहत यह दावा किया जा रहा है कि भाई दाऊद जिंदा है। लेकिन उससे पहले फोन कॉल का एक दूसरा हिस्सा जो बचा हुआ है वो भी सुनिए, फिर इस फोन कॉल का सच बता दो। और बोल क्या खबर? सब माशाल्लाह ठीक है, सब ठीक है। मेरी तबीयत ठीक सुनाओ। हाँ मेरे को मालूम पड़ा, मेरे को बताया था अनीस लम्बू ने बताया था कि तुम्हारी अनीस लम्बू ने बताया था कि तबीयत ठीक नहीं है मजीद सिक्का की। तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तो डॉक्टर को दिखाओ ना। डॉक्टर में दवा चालू है भाई। तुम चक्की को दो। हेलो। हाँ चच्ची, वो चच्ची मैं आदमी को भेजूंगा उधर ना अभी आप मिलने के लिए आपके यहाँ। कभी? हाँ कल भेजता हूँ कल। अच्छा बेटा। अच्छा अभी किधर रहते हैं? उधर शालीमार में। तो दाऊद इब्राहिम के इस फोन कॉल के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसे खुद डी कंपनी ने वायरल किया। डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम का गैंग
और इस वायरल फोन कॉल के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि दाऊद पूरी तरह से ठीक है और पाकिस्तान में सुरक्षित है। वहीं यह भी दावा किया जा रहा है कि दाऊद का यह फोन कॉल फेक है, पुराना है और इसका इस्तेमाल करके दाऊद के गुर्गों में जो भगदड़ मच रही है उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से जिन चाचा चाची को फोन किया गया है वो लोग दाऊद की आवाज शुरू में नहीं पहचान पा रहे हैं, उससे भी ये लग रहा है कि हो सकता है कोई दाऊद की फेक आवाज निकालकर इनसे बात कर रहा है और फिर उस ऑडियो को, पुराने ऑडियो को ऐसा लग रहा है कि वायरल कर दिया गया जिससे ये बात फैल जाए कि दाऊद तो अभी जिंदा है। हालांकि दाऊद इब्राहिम को कई बार गिरफ्तार कर भारत लाने की कोशिशें हुई, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से दाऊद बच गए। अब आपको उस घटना के बारे में भी बताता हूं जब दक्षिण अफ्रीका की खुफिया एजेंसी ने दाऊद को पकड़ने में भारत को मदद का ऑफर दिया था। कैबिनेट सचिवालय में स्पेशल सचिव रह चुके पूर्व ब्यूरोक्रेट वप्पाला बालाचंद्रन ने बताया कि साल 1994 में वो दक्षिण अफ्रीका की खुफिया एजेंसियों के साथ बैठक के लिए प्रिटोरिया गए। इस दौरान उनकी दक्षिण अफ्रीका की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के साथ अफ्रीका में दाऊद के ड्रग्स स्मगलिंग रैकेट पर चर्चा हुई, क्योंकि ड्रग्स का काम करता था। दक्षिण अफ्रीका खुफिया अधिकारियों ने बताया कि यूरोप और अमेरिका जाने के लिए दाऊद अफ्रीका की जमीन का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही बालाचंद्रन को दाऊद को 18 अलग अलग नामों और अलग अलग देशों की नागरिकता से बने पासपोर्ट की एक लिस्ट दिखाई गई। ये भाई ने, दाऊद ने 18 नाम से पासपोर्ट वगैरह बना रखे थे। इतना ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका की खुफिया एजेंसी ने सटीक जानकारी मुहैया कराने पर दाऊद को पकड़ने में पूरी मदद का भरोसा दिया 1994। आगे बालाचंद्रन बताते हैं कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की खुफिया एजेंसी के इस प्रस्ताव के बारे में तब के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को बताया, मतलब उनकी सरकार में बताया। लेकिन इससे साफ है कि दाऊद को धर दबोचने के भारत को कई मौके मिले, लेकिन हर बार दाऊद बचकर निकल गया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद किस्सा अनसुना, जिसमें आज आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी के अनोखे पर्दे और अनोखे दरवाजे का अनसुना किस्सा। पाठशाला में अब किस्सा अनसुना। 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लाल किले में इंडिया आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन के एग्जीबिशन का उद्घाटन करने पहुंचे और इस प्रदर्शनी में देश के अलग अलग हिस्सों में इस्तेमाल होने वाला एंट्री गेट जो है वो प्रदर्शित किया गया। इन गेट्स को देखकर पीएम मोदी अचानक पुरानी यादों में चले गए और उन्होंने एक ऐसा किस्सा सुनाया जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कई सालों पहले वो अहमदाबाद में जिस घर में रहते थे, तब उन्होंने उस घर में एक दरवाजा बनवाया। उन्होंने इस दरवाजे को ब्लॉक प्रिंट से बनवाया था, जिसका इस्तेमाल राजस्थानी ब्लॉक प्रिंट्स के लिए होता था। इसमें खास बात यह है कि पीएम मोदी ने दरवाजे के लिए उन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जिन्हें कई बार इस्तेमाल के बाद वेस्ट मान लिया जाता है। जब एग्जीबिशन के क्यूरेटर ने कहा कि यह दरवाजा अभी भी होता तो उसको भी प्रदर्शनी में लगाया जा सकता था। इस पर पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि यह दरवाजा आज भी है और उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि उस दरवाजे के पीछे पर्दे के तौर पर रुद्राक्ष की माला का उपयोग किया गया है, जो उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। पीएम मोदी के सुनाए इस किस्से के बाद इस दरवाजे को खोजा गया तो पता चला कि दरवाजा अहमदाबाद में संस्कार धाम स्थित उस घर में अब भी लगा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए उस दरवाजे की, कैसे रुद्राक्ष की माला का पर्दा बनाया गया है और कैसे वहां पर जो है वो दरवाजा जो है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे वो बनाया गया है। इस दरवाजे के पीछे रुद्राक्ष की माला का पर्दा लगा हुआ दिखाई दे रहा है और पीएम मोदी ने इस किस्से के जरिए वेस्ट में बेस्ट के कॉन्सेप्ट का संदेश तो दिया ही, साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि पीएम मोदी ने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस मिशन लाइफ को लॉन्च किया उसको वो खुद भी सालों से जीते आ रहे हैं।